नमस्कार। प्रतिशोध के इस वीकेंड स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। आप जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच हर दिन हमले, उधर से अटैक, इधर से काउंटर अटैक। ये इजराइल को भी पता नहीं था कि ईरान असल में अचानक किस तरीके के हमलों के साथ सामने आएगा। और अब जबकि ये होने लगा है, एक और बात बहुत तेजी के साथ लोगों की जुबान पर है। दो स्टेटमेंट, एक तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था और अब इजराइल के ही एक और ऑफिशियल ने कह दिया है कि ये ईरान और पाकिस्तान दोनों के पास ही न्यूक्लियर परमाणु हथियार होना ये दुनिया के लिए ठीक बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान भी अपने आप को नेक्स्ट इन द लाइन समझे? बहुत सारी बातें ऐसी जो आज बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए प्रतिशोध के इस अंक में। लेकिन इस खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। ईरान के 3 शहरों पर इजरायली अटैक, खुर्माबाद, कोम और इस्फहान में गिरी मिसाइलें। इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक, 5 लोगों की मौत और 4 जख्मी। हर दिन आप ये नाम सुन रहे हैं, कुछ एक नाम हर दिन आप सुन रहे हैं जो कि इजराइल के हमलों के बीच ईरान में आप सुन रहे हैं, जिनमें से एक इस्फहान भी है, जिसमें से एक फोर्डो भी है, जिसमें से एक नतांज भी है। और आज एक बार फिर इस्फहान में हमले की ये खबर सामने आई है। खुर्माबाद, कोम, इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर एक बार फिर से हमला। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कल जो रात बीती, अगर आप ईरान के समय के मुताबिक बात करें तो 9 बजकर कुछ मिनट पर वहां पर एक भूकंप आया रिक्टर स्केल में, जिसकी तीव्रता 5 के आसपास थी। कुछ लोगों ने यह कहा कि क्या इस संघर्ष के दौरान ईरान ने अपने किसी न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग कर ली है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये जो अर्थक्वेक आया है, ये असल में परमाणु हथियार के टेस्टिंग की वजह से। अब यहां पर देखिए आप, ईरान को झटके पे झटके इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वहां कमांडर्स के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ड्रोन यूनिट के उनके जो कमांडर थे उनको भी मार दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि ये झटके जो हैं वहां की लीडरशिप को और वहां के कमांडर्स को एक अजीब भ्रम की और अंडर कॉन्फिडेंस वाली स्टेज में इसलिए लेते जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है न जाने नंबर नेक्स्ट किसका हो। और इस तरीके से टारगेट किलिंग जब एक तरीके से हो रही है वहां कमांडर्स की और वैज्ञानिकों की, तो अब वहां तो यह भी कह दिया गया है। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव। आप लगातार प्रतिशोध में उनके साथ मिलते रहे हैं और आज जनरल सिवाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका। ये कहा जा रहा है कि वहां स्मार्ट वॉच हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, कमांडर्स को यह कह दिया गया इन सबसे दूर रहो, न जाने कौन तुम्हारी जान ले ले। इस तरीके का डर वहां के लोगों में हो गया है। और ऐसे में लड़ाई लड़ना इजराइल के खिलाफ, ये ईरान के भीतर कितनी बड़ी चुनौती होगी एयर मार्शल सर? दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वॉर जो है प्योरली टेक्नोलॉजी वॉर है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और एयर वॉर है। इसमें कॉन्टेक्टलेस वॉर है और जो कॉन्टेक्ट में चीज आ रही है वही भुड़ुम हो जा रही है। आपने देखा ही कैसे हिजबुल्लाह के साथ हुआ था। तो इस सब मिला जुला करके इजराइल का जो भय है वो पूरा ईरान में व्याप्त है पूरी तरीके से। और ये जो आपने बात की कि जो ये सिस्मिक एक्टिविटी हुई है वहां पर, भूकंप आया है, इस भूकंप के बारे में 2 परिकल्पनाएं हैं। एक ये है, पहली ये है कि शायद एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लोजन किया है ईरान ने बिफोर वो बॉम्ब बना सके। तो ईरान के पास इस वक्त जो 60% वाला है उससे क्रूड बॉम्ब बन सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन वो मेटिंग करके चीज को असेंबल करके फ्यूजन और फिशन बनाने में टाइम लगता है। तो मैं इस संभावना से, इसके प्रति मेरा रुझान बहुत कम है। लेकिन जो अटैक्स हुए थे हैवी वाटर पर और जो बाकी अटैक्स हो रहे हैं उनकी वजह से अगर कोई क्षति हुई हो, जो जैसा कि आपने किराना हिल्स के बारे में भी कई बार हुई थी, तो उस संभावना को ज्यादा हम मजबूत तो ये करेंगे। बड़ी बात कही जा रही है। ये अर्थक्वेक आया है तो ये हो सकता है कि ये जो धरती का हिलना है दुनिया के उस हिस्से में, ये मुमकिन है कि वहां परमाणु एक्टिविटी कोई हुई हो, लेकिन वो वहां हथियार बनाने की टेस्टिंग हुई हो, इसकी संभावना कम लगती है। लगता है स्टोरेज साइट पर लगता है हमला हुआ है और उसकी वजह से हुआ होगा। जनरल सिवाज का भी नजरिया लूंगा, लेकिन उससे पहले युद्ध के 9वें दिन ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। एक दिन में ईरान के 3 कमांडर मारे गए हैं। ड्रोन यूनिट IRGC कुद्स फोर्स के चीफ मारे गए। IRGC के फिलिस्तीनी मामलों के अधिकारी भी मारे गए। कमांडर्स को एक एक चुनकर, ये यहां पर सबसे बड़ी बात यह है जनरल सिवाच, मुझे ये लग रहा है कि कुर्सी अगर खाली हो रही है उसकी जगह दूसरे को बिठाया जा रहा है कि भाई अब ये चले गए, इनकी जगह आप आइए। उनका भी नंबर लग जा रहा है। अब लोग ये कहेंगे डेजिग्नेशन मत दो भाई साहब, ऐसे ही काम करते रहेंगे। मुझे तो ये लग रहा है ईरान में। हाँ बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं। देखो ये सच्चाई है कि मोसाद जो है, इसकी इंटेलिजेंसी इजराइल की,
वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में, और ये सारे कार्रवाई वो करा रही है। और जिस प्रकार से सटीक हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले कराए इन्होंने, जिस प्रकार से इन्हें टॉप साइंटिस्ट मार दिए, 9 मारे हैं टॉप साइंटिस्ट, जो कि इसका मतलब ये भी शक होने लगा है कि अगर ये साइंटिस्ट मर गए तो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी ये पहुंच गए थे 60% एक प्रकार इनरिचमेंट के, और 90 की तरफ जा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि क्या वो अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके टॉप पूरे जो साइंटिस्ट मारे। ये तो देखिए ना सर, एक के बाद एक ये लाइन लग गई है। हाँ, देखो ये अगर एक के बाद एक पूरे साइंटिस्ट और कमांडर उनके चले गए, मिलिट्री और सर कमांडर किसी उसको ठीक है, आपके उनके डेप्यूटी भी होते हैं जो उनको उनकी जगह आकर काम कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है उनका जितना समृद्ध अनुभव होता है, जो कैपेबिलिटी होती है, ओवरनाइट रिप्लेस नहीं हो सकती है सर। बिल्कुल नहीं हो सकते। और देखो आप IRGC का कमांडर मारा, आर्मी कमांडर मारा गया, इनका एयरफोर्स का मारा गया, नेवी का कहते हैं कि इसको वो भी मार दिया गया है। तो सच्चाई यह है, अभी ड्रोन का कमांडर मारा गया। अब इतना दहशत फैल गया, कोई बनना नहीं चाहता कमांडर, उसको डर लगता है अगर मैं कमांडर बन गया तो अगला नंबर मेरा होगा। ये सच्चाई है कि ये जो वार किया है इजराइल ने, ईरान की कमर तोड़ दी नहीं सर, और दूसरी बात है मार्शल पीके श्रीवास्तव, आप बताइए, मैं तो जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं उसमें यह भी पता चल रहा है, कई जगहों पे मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहां पर इन्होंने मिसाइल असेंबल की है, मोसाद के लोगों ने वहां ठिकाने बनाए, ड्रोन असेंबल किया, मिसाइल असेंबल की। बिल्कुल सही आपने सुना है। दर्शकों को जानना चाहिए कि मोसाद की इतनी पैठ थी ईरान में कि उन्होंने वहां पर करीब तेहरान से 200 किलोमीटर दूर अपनी यूएवी की फैक्ट्री खोली हुई थी, और उसके अंदर जो उन्होंने टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया था, ये प्रिसिशन अटैक आप देख रहे हैं, जो 9 साइंटिस्ट मर गए हैं। मिलिट्री लीडर्स तो फिर भी उनकी एक हायरार्की होती है, ट्रेनिंग हायरार्की होती है, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक के एक बात कह रहा हूं। कई लोग ये भी कह रहे हैं मोसाद अपने आप में बहुत केपेबल है, लेकिन ईरान के अंदर भी बहुत सारा असंतुष्ट धड़ा है जो उस मोसाद को काम करने के लिए कंड्यूसिव जमीन देता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं दिनेश। बिना उस धड़े के, बिना उस तरह की जमीन के आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। अगली खबर दिखाता हूं, उसके बाद आपके कमेंट के लिए आता हूं सर। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है जंग, इजराइल ईरान वॉर पर पुतिन का बड़ा बयान। ईरान के लिए रूस और चीन बनाएंगे यूनाइटेड फ्रंट। पुतिन और जिनपिंग की फोन पर बात हुई, यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे। ये कहने का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है जनरल सिवाच? बिल्कुल, देखो सच्चाई है, कहीं ना कहीं रूस वार्न कर रहा है, चीन भी वार्न कर रहा है। अगर इसके अंदर अमेरिका शामिल होगा तो कहीं ना कहीं खुल के जो है रूस और चीन आ जाएंगे। मगर अगर आप ये देखें कि काबिलियत वाइज, क्षमता वाइज, क्या रूस के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ओपनली आ जाएगा? क्योंकि वो एक यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और वो रूस वर्सेस नाटो है, क्योंकि पूरे हथियार यूक्रेन को नाटो तो ये पोस्चरिंग ज्यादा है। हाँ, पोस्चरिंग ज्यादा है। चीन देगा। देखो चीन का क्या है कि 80% उसका जो ऑयल है, जो ईरान करता सप्लाई, वो चीन लेता है। तो अगर कुछ ना कुछ ईरान के ऊपर होता है तो चीन की तो टेसिटली सपोर्ट करेगा ना सर, खुल के तो नहीं आएगा। हाँ, ये पोस्चरिंग करेगा जरूर कि हम यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं। बिल्कुल, 2 बातें और करेगा। हाँ, ये सच्चाई, हथियार अम्यूनिशन चीन के बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे क्या सर? नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि चाइना और रशिया और चाइना मिलकर कह रहे हैं यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे, ये सॉलिडेरिटी में ईरान के साथ, लेकिन ये पोस्चरिंग ज्यादा लग रही है, उसके और मायने कम है, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। अमेरिका ने रवाना किया ईरान का काल व्हाइटमैन एयरबेस से B-2 परमाणु बॉम्बर्स निकले। डियागो गार्सिया एयरबेस के लिए ये रवाना। फोर्डो एटमी प्लांट पर हमले की आशंका बढ़ी। B-2 बॉम्बर्स के साथ 8 एयरफोर्स टैंकर्स भी शामिल हैं, मतलब ये रिफ्यूल करने का काम करेंगे। हालांकि B-2 बॉम्बर्स को कहते हैं बहुत दूर तक, बहुत देर तक रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहां तो पहले ही से B-2 बॉम्बर्स मौजूद है, और ज्यादा भेजे जाने की जरूरत क्या है? दिनेश, अभी जो अगर आप पूरे उसको घटनाक्रम को देखिए तो आपने देखा कि कतर से जो उसमें बॉम्ब, जो आपके F-35 थे, वो वहां से हट गए। आपने देखा वो बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए हैं, और इतने सारे बेड़े वहां आ गए हैं जो चारों तरफ से उन्होंने ईरान के इलाके को घेर लिया है। चाहे वो आपकी ये रेड सी हो, और चाहे इधर वाला हॉर्मुज वाला इलाका हो, और चाहे मेडिटेरियन सी का हो, वो सब घिर गया है। और इधर से B-2 बॉम्बर्स रीपोजिशन हो रहे हैं, फ्यूल टैंकर्स रीपोजिशन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी आप युद्ध बंदी, जो घेराबंदी की जाती है, वो हो चुकी है। जो ट्रंप ने 2 हफ्ते बोला है, वो 2 हफ्ते नहीं बोला है, क्योंकि ट्रंप ऐसा नहीं है कि अपनी बातों को पूरी तरीके से रखता है। ट्रंप बोलता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है। ये तो हम पहले भी कह चुके हैं। अगर ये कहें तो ये जो आप देख रहे हैं रूस और चाइना,
गौरव जो मेजर गौरव आर्या के अगर शब्दों में कहूं तो चूरन खिला रहे हैं ईरान को। वो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो उससे लड़ रहा है। ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। उनके अपने मिसाइल उनको चाहिए, उनको अपने गोला बारूद चाहिए। मेरे को तो एक चीज बताइए, B-2 बॉम्बर्स को और ज्यादा डिएगो गार्सिया में भेजने का मतलब पहले से ही है वहां हैं। लेकिन हर चीज को मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि उनकी रीपोजिशनिंग करनी पड़ती है, किस वेक्टर से वो आएंगे। अच्छा। क्योंकि वहां से पता चलेगा यहां से आ सकते हैं। अगर आपने डिस्पर्स कर दिया तो किस वेक्टर से किस तरफ से आएंगे, आप कहां अपनी ये नाकेबंदी करें, वो उनके लिए नाक में दम करेगा। ये एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव लगातार आपको समझाते रहे हैं कि फोर्डो जैसी जो जगहें हैं जो कई 100 फुट जमीन के नीचे हैं और वो कई जगहों पर पहाड़ों में और बंकर बनाकर नीचे छिपाई गई जो चीजें हैं उनको फोड़ने के लिए ये बॉम्ब, ये जीबीयू ना सर, जीबीयू 57 का इस्तेमाल होगा। और वो बॉम्ब लेकर जाने वाले जो बॉम्बर्स हैं वो B-52 है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये इसीलिए वहां पर तैनात है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जनरल सिवाज, लेकिन उससे पहले ईरान का इजराइल पर जबरदस्त अटैक, ये खबर देख लीजिए। एक के बाद एक 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हाइफा से टेल अवीव तक कोहराम मचा दिया। सर ये मिसाइलों के संदर्भ में मतलब पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, पांचवें दिन, किस जगह पर ईरान अपनी मिसाइलों का ऐसा इस्तेमाल करेगा जैसा उसने करना शुरू कर दिया है, ये उसने कैसे तय किया होगा? देखो ये सच्चाई है कि ये ऐसा लग रहा था लड़ाई में कि इजराइल का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने सरप्राइज अटैक किया, टॉप कमांडर मार दिए, मिलिट्री कमांडर, साइंटिस्ट मार दिए, और ऐसा लग रहा था कि ईरान कुछ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। मगर जब से उसने अपनी मिसाइलें फायर करनी स्टार्ट करी हैं, चाहे सैजल मिसाइल है या फतेह है या ड्रोन हैं जो शाही ड्रोन, ये मुझे लगता है कि काफ़ी नुकसान इजराइल पे भी हुआ है। और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी कहते हैं काफ़ी हद तक सैचुरेट हो गया, क्योंकि ये आयरन डोम सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी समझना जरूरी है। एरो 2 भी है, एरो 3 भी है, और उसके बाद पेट्रोइट भी है, और थर्ड डबली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम भी है जो अमेरिका का है। मगर अब ये सुनने में आया है कि वो भी, क्योंकि उसके पास भी गिनती मिसाइलें हैं जो काउंटर कर सकते हैं, अब 15 से 20% जो मिसाइलें फायर की थी ईरान ने वो जमीन पे गिरी हैं। क्योंकि आप लोग सर ये इतने सीनियर वॉर वेटरन्स, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं सर कि किस घड़ी कोई मुल्क ये तय करता है कि अब मैं अपना ब्रह्मास्त्र, मतलब उनका फिलहाल तो ब्रह्मास्त्र यही मिसाइलें ही है ना जिनका, ये इतना लेट क्यों किया उसने पहले? देखिए ऐसा है, इनके पास मैंने पहले भी आपके शो में बताया था कि 3 मिसाइलें हैं जो सबसे इनके पास हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मिसाइल को जो एयर डिफेंस नेटवर्क है इजराइल का, उसको इंगेज करने में दिक्कत आती है। तो टॉप वाला बताया था एरो 2 है, एरो 1 है जिसको एरो एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, उसके बाद डेविड स्लिंग है, उसके बाद जो है इनका एक आयरन बीम भी है, फिर आयरन डोम है। आयरन डोम का बेसिक पर्पस है रॉकेट्स वगैरह इन प्रोजेक्टाइल्स को करना, वो 70 किलोमीटर तक का है। लेकिन अब थर्ड का रोल ये होता है कि थर्ड एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर के इंगेज करेगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम वाला की लगाइए प्लीज। हाँ, तो अब जो थर्ड ऊपर जाके एंगेज करेगा तो जितनी भी मिसाइल्स इजराइल तक पहुंच सकती हैं वो सारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अब इजराइल को एक ही सामना करना पड़ा, इनकी जो खीबर शिकान मिसाइल है उसका आरसीएस बहुत कम है, वो ईडब्ल्यू रेजिस्टेंट है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है इजराइल को। अब इजराइल ने उसका भी तोड़ निकाला है। आयरन जो इनका आयरन बीम है, मैं चाहता हूं सर वाई उन लोगों ने डिले क्यों किया अपने इन मिसाइलों को लेकर आने में? इस डिले इसलिए किया कि उनके पास भी एक लिमिटेड स्टॉक है इन पूरी मिसाइल्स का। इस तरह की जो मिसाइल्स वहां तक पहुंच सकती हैं, कुछ ये बोलते हैं, कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि वो 700 से 800 हैं। आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल पर बरसाए बॉम्ब, क्रूज मिसाइल के हमले भी नहीं रोक पाया कई जगह पर इजराइल। हालांकि इजराइल ये भी कह रहा है कि 470 ड्रोन अभी तक यूएवीज उन्होंने हमारी तरफ भेजे हैं और 90% से ज्यादा हमने मार डाले हैं उनके यूएवीज। तो उधर से इजराइल का ये भी दावा है। इसमें सबसे ज्यादा घातक क्या रहा है सर? ड्रोन रहा है? वैसे तो हम देख रहे हैं मिसाइलें तो घातक हैं, ड्रोन इनके कितने कारगर रहे हैं? ड्रोन ज्यादा कारगर नहीं रहे, मिसाइलें रही हैं। देखो इसकी एक चीज समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले जो हमला किया था हमास ने इजराइल पे, उससे सिखलाई बहुत आई कि हमास ने छोटे छोटे ड्रोन किए और इधर इनका आयरन डोम सिस्टम माना हुआ था, वर्ल्ड का माना हुआ था। तो किस प्रकार से 7 अक्टूबर को नुकसान हुआ, क्योंकि क्या है उन्होंने सैचुरेट कर दिया छोटे छोटे आयरन डोम 1000-10,000 और हर एक ड्रोन की कीमत है 1000 रुपए। अच्छा सर एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए बहुत सारे आपने छोटे प्रोजेक्टाइल्स भेज दिए, ड्रोन भेज दिए, इस तरह से भेज दिया और उसके बीच में आपने एक हाइपरसोनिक भेज दिया, तो क्या यह संभव है कि आपका वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है ओवरवेल्म हो जाए और उस समय उस हाइपरसोनिक को ना पकड़ पाए? ये संभव है?
संभव है, मगर इसका भी इन्होंने तोड़ निकाल लिया है। हाँ। मल्टी टीयर किया है, हाँ। किस वेपन किसके लिए यूज करना है, अच्छा। ये किया। मैं आपको एक मिसाल, दो चीजें मेरे को सुनना, हाँ। ये बहुत जरूरी है हमारे जी। दर्शकों को बताना जी। कि जो हमास ने किया था तो इजराइल ने एक लेसन सीखा। एक ड्रोन जिसकी 1000 कीमत है, आप 10 लाख की एक मिसाइल उस पर मार रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने भी मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाया और भारत ने इसको जल्दी सीखा। जब भारत की लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, कॉन्फ्लिक्ट जिसको ऑपरेशन सिंदूर है, तो पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन, मिसाइलें, रॉकेट भेजे, हमने उनको हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से उसको नकारा कर दिया। आकाश। वो नहीं बताता हूँ, वो उसकी वजह है। उसकी वजह पहले S-104, उसके बाद बैरक मिसाइल, उसके बाद आपका आकाश तीर, उसके बाद आपका ZU-23 mm ट्विन बैरल, उसके बाद L-70, उसके बाद एंटी ड्रोन। जैसा आपका मान लो, जैसा खतरा वैसा ही इलाज। हाँ। एब्सोल्युटली है। और सुनो, उसके अंदर क्या हुआ, जब ड्रोन आए तो हमने एंटी ड्रोन किया, जब उनकी मिसाइलें आई तो S-400 किया, जब छोटे तो रॉकेट सर ये आए तो आकाश हम तो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में कभी कभार जाते हैं। इजराइल तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में रहता है, वो तो ज्यादा तैयार होगा। एयर मार्शल श्रीवास्तव, देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही बताया जनरल श्रीवास्तव ने। एक्चुअली ये है कि आपने एक सवाल पूछा जो मूलभूत सवाल था कि अगर ड्रोन्स आ रहे हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रही हैं और SRBMs आएंगे, इनका एंगेजमेंट कैसा होगा। ये जो हमारा, जैसे हमारे पास IACCS था और आकाश तीर था जो बहुत पॉपुलर हुआ, उसी तरह इनके पास भी एक नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क है, उनके पास पहले था। उस पर ये सारे वेपन्स लगे रहते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल को एंगेज करने के लिए एरो काम आएगा, थार्ड काम आएगा, एरो 1, एरो 2 काम आएंगे। अगर SRBM टाइप की कोई चीज आती है तो उसके लिए आपका डेविड स्लिंग काम आएगा। उसी डिपेंड करता है किस तरह की मिसाइल आ रही है और जो मिसाइल आएगी उसके हिसाब से। और ये भी पता रहता है, कॉस्ट एलिमेंट जरूर रहता है, मैंने बताया ना, दाम वाला। जो आपकी चींटी को मारने के लिए हाथी का इस्तेमाल ना हो। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल आएगी, उसका दाम ज्यादा होगा, मैं उसी हिसाब से मारता हूँ। ये इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। अच्छा। हाँ, हमारी मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल है, उनकी मिसाइल अटैक मिसाइल है, ऐसे मान के चलिए। ओके, तेल अवीव पर हमला। ये जरा ये खबर देखिए, तेल अवीव पर ईरान का बड़ा हमला। मिसाइल गिरने के बाद बिल्डिंग में लगी आग। लगातार तेल अवीव निशाना बना हुआ है। आग के साथ धुएं का गुबार भी यहाँ दिखाई दिया। और ये जगह तो सर, इन जगहों पर ये कोई खाली जगह नहीं है, ये बस्ती वाला इलाका है, भरा हुआ इलाका है। इन जगहों पर, कई जगहों पर, और बहुत सारा लीक थ्रू दिख रहा है। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि फॉक्स न्यूज की उस बात में भी असर है कि यहाँ वो इफिशियंसी नहीं दिखाई दे रही आयरन डोम की जिसके लिए वो माना जाता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इससे अलग कहना चाहूंगा। एफिशिएंसी ऐसे नहीं है कि अगर आपने 500 ड्रोन भेजे, 500 मिसाइल्स भेजी और 50 लीक थ्रू कर गई। इजराइल में स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। इजराइल में जो भी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेटेड है और ये अटैक कर रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को। थोड़ा ये फर्क है। और तीसरा फर्क ये है कि इजराइल ने मीडिया को वहां एक्सेस दी है। अच्छा। वहां लोग अपनी चीजें बना करके भेज रहे हैं। ईरान से आपको कोई चित्र नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई मीडिया नहीं प्रेजेंट है। तो ईरान में क्या हो रहा है उसका आपको पता भी नहीं चल रहा है। और ईरान के अंदर, एक ईरान के अंदर सर, ये लेकिन अगर इलाका स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, इलाका छोटा है, तो ज्यादा आसान होना चाहिए सर एयर डिफेंस के लिए। मुश्किल होता है। एक भी मिसाइल लीक थ्रू की। देखो, दो बातें आप बहुत अच्छा बता रहे थे एयर मार्शल साहब कि हो क्या रहा है, क्योंकि टेल अवीव पे ही हमला कर रहे हैं। टेल अवीव पे 10% तो पेनिट्रेट कर ही देंगी। अगर 10% भी अगर मिसाइलें आपका रेजिडेंशियल एरिया जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा लगेगा कि भाई बहुत लोग मारेंगे। अब उल्टा देखते हैं, जब इजराइल मार रहा है ईरान पे, तो वहां पर भी होने चाहिए। एक तो वहां पर आप देखो 9 करोड़ है इलाका, उसका 15 गुना ज्यादा इजराइल से। ठीक, तो इसका मतलब पॉपुलेशन डिस्पर्स है। दूसरी बात, ये जो है इजराइल एज अ रूल पोजीशन, ये रेजिडेंशियल एरिया को नहीं मार रहे, ये ओनली मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मार रहे हैं। ये भी है। तीसरा एक और भी वह है, इन्होंने क्या किया है, ईरान ने एक ट्रिक मारी है कि शुरू में इनके जो आयरन डोम को सैचुरेट किया है 4-5 दिन पहले, इतनी बड़ी मिसाइलें नहीं मारी। अब जब आयरन डोम भी थोड़ा सा सैचुरेट हो गया है और थोड़ा स्लगिश हो गया है, अब इसने अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाली और वो भी एक रेजिडेंशियल एरिया में, छोटा एरिया, डेंसिटी ऑफ। सर लेकिन ये फटीग सेटिंग तो इसी इंसान में होनी चाहिए, ये तो मशीन, और अगर ऑटोमेशन है तो फिर क्यों होना चाहिए। आता हूं आपके पास, मिडिल ईस्ट में परमाणु आपदा का बड़ा खतरा। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने दी चेतावनी। बुशर एटमी ऊर्जा प्लांट पर अटैक की आशंका पर बोले, इजराइल ने हमला किया तो होंगे विनाशकारी परिणाम। ये
ये तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि उधर IAEA की तरफ से कुछ आपको अलग ही सुर हमेशा सुनाई देता है, लेकिन सर ये IAEA की चिंता जायज है क्या? इनका तानपुरा बजता रहता है। हाँ। वो जो कहते हैं ना तानपुरा बजता रहेगा, वो चलने दीजिए बैकग्राउंड में, उसकी भी जरूरत है। हाँ। ये हमेशा कहने की कोशिश कर रहे हैं बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ। अब उस गड़बड़ को रोकने के लिए अगर हम नेतन्याहू की बात सुनेंगे तो वो कह रहे हैं जब तक नहीं गए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा साफ साफ कि इन्होंने जो इजराइल अटैक कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी या कैपेसिटी खत्म हो, तो वो उनके लॉन्चर्स पर, उनके साइलोस पर, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, उनके साइंटिस्ट पर, उन पर अटैक कर रहा है चुन चुन के। और वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि इजराइल में भय व्याप्त हो, एक उनके अंदर इतना भय हो कि वहां के लोग कहें नेतन्याहू से कि ये बंद करो। इसका एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि ईरान ये समझ रहा है। बिल क्लिंटन ने क्या बोल दिया आज? हाँ। बिल क्लिंटन ने कह दिया नेतन्याहू अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए ये युद्ध उन्होंने किया है। अब ये भी एक तानपुरा है, ये तानपुरा ही है ये सर? तानपुरा है। अच्छा। अब देखिए इस पूरे उसमें अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। हाँ। लड़ाई को अब जब तक उसका परिणाम नहीं निकलेगा तब तक कोई परिणाम क्या होना ठीक है। चाहिए, पर सब चाहते हैं कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो नहीं रहे। जब तक ये नहीं होगा ये युद्ध नहीं रुकेगा। अगली खबर देखिए, यूरोपीय देशों को ईरान का साफ संदेश, हमलों के बीच परमाणु मसले पर कोई बात नहीं होगी, पहले हमला बंद हो फिर होगी बातचीत। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, EU ने की कोशिश ईरान अमेरिका में एटमी मसले पर बातचीत हो। यह समझा जा रहा था कि असल में ये जो ट्रंप की तरफ से भी टाइम दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि यूरोपियन यूनियन पुश करे डिप्लोमेसी के लिए, लेकिन इधर कहा जा रहा है कि अगर उधर हमले बंद नहीं होंगे हम इधर काम जारी। क्या इस दौरान ये अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियार बना ले जाने तक मुकम्मल करना चाहते हैं? वही चल रहा है क्या? कुछ भी हो सकता है। देखो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ईरान में दो बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि क्यों 14 दिन का टाइम दिया अमेरिका ने। अमेरिका इस लड़ाई में दाखिल नहीं होना चाहता और जब तक उसको पुश नहीं किया जाए, उसको पता है ये दलदल है, फंस गए, एक बार अंदर घुस के तो निकलना मुश्किल है। इसलिए अब ये यूरोपियन यूनियन, UK, फ्रांस, जर्मनी वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बातचीत से कोई नतीजा निकले, मगर ईरान अभी जो है वो चालाकी दिखा रहा है। ईरान कह रहा है कि पहले बंद कराए इजराइल हमले करने, इसका मतलब ब्रीदर मिल जाएगा, इसका मतलब थोड़ा रिवाइव करने का टाइम मिल जाएगा, इसका मतलब है कल को कुछ बम भी बना सकते। देखो एक चीज में फर्क है, IAEA ये नहीं परख पाई आज तक ईरान 60% से ज्यादा इनरिचमेंट यूरेनियम की कर पाया, और इसके बाद ये 5 से 10 दिन के अंदर क्रूड बम तो बना ही सकता है। और ये भी सच्चाई है अगले 2-3 महीने में अगर वो इसी प्रकार इनरिचमेंट करता तो 90% कर सकता तो सर है। ये मेरे को समझाइए, आपने जो बात कही NPT पे दस्तखत भी कर दो और साथ में हथियार भी बना लो, ये कैसे होता है सर? आपने देखा ना जब 2018 में इजराइल ने इसी पोल को खोलने के लिए वहां पर जाके उनके दस्तावेज निकाल के सामने रख दिए थे। बिल्कुल 50,000 पेजेस और 163 CDs निकाल दिए थे। तो इजराइल ने बताने की कोशिश की जो भी आपको आश्वासन दिया जा रहा है ये आपको मेजर गौरव आर्य का शब्द मैं प्रयोग कर लूं कि आपको चूरन खिलाया जा रहा है, आपको कहा कुछ जा रहा है हो कुछ रहा है। तो इस चीज की आप बताइए, अगर मोसाद ने अपनी UAV की फैक्ट्री वहां लगा रखी है तो उनको क्या खबर नहीं होगी वहां क्या हो रहा है? वो तो जरूर खबर होगी। तो मोसाद पूरी तरह घुसा हुआ है और वो एक जो कैथरीन है जो वहां फ्रेंच वुमेन थी जो वहां गई, उन्होंने एक एमिनी से शादी तो सर, एक बात करके। बताइए आसान शब्दों में, क्या NPT, अमेरिका दादा है उसने कहा NPT में साइन करो, अब कोई चारा नहीं है, ठीक है साइन कर दो, लेकिन साथ में अपना काम भी जारी रखो। कई मुल्क ये कर रहे हैं क्या? छलावा है, छलावा, ये सारा छलावा है कि आपने एक पर्दा लगा लिया। तो फिर ये वाली क्या धमकी थी कि हम NPT से बाहर निकल जाएंगे, फिर जब कर ही रहे हो तो NPT से निकलो ना निकलो। इसीलिए तो कोई भी आप देखिए विश्व में से कहीं कोई प्रतिक्रिया आई, लोग NPT से क्या बाहर निकलोगे, तुम तो NPT से निकल चुके हो। नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, एक तरफ उसमें दस्तखत भी, इधर एनरिचमेंट 7 से 5 से ज्यादा नहीं चाहिए अगर उससे सिर्फ बिजली बनानी है। 60% तक एनरिच करके यूरेनियम भी रखा हुआ है। अगली खबर देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका में 2 फाड़, ट्रंप और तुलसी गबार्ड के अलग अलग बयान। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख है तुलसी गबार्ड ने कहा था ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, आज नहीं कहा था, मार्च में ही कह दिया था इसी साल, जबकि ट्रंप ने कहा कि ईरान हथियार बनाने के बहुत करीब है। सर ये यहां भी शहनाई 2 अलग तरह की बज रही है, ये क्यों? ये थोड़ा उनका आपस में हल्का, आप जानते हैं ट्रंप को, ट्रंप ने अगर कुछ बोल दिया तो बोल दिया,
जो उन्होंने तुलसी गैबर्ट ने बोला था उनका किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। उन्होंने कहा 60% जब तक 90% नहीं होगा तब तक वेपन ग्रेड सर, नहीं लेकिन बनता मेरे एक है। बात समझ में नहीं आ रही है। यही ट्रंप ये कह रहे थे कि अमेरिका हमेशा युद्ध जैसे हालात में रहता है, अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स न जाने अमेरिका को किधर ले जाना चाहती है, ट्रंप कहते थे। अब ये ट्रंप उसी ताल धुन पे नाच रहे हैं जिस पे वो लोग नचा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मजबूरी है क्या उस कुर्सी में आ जाने के पीछे? जनरल सी बात। देखो, 2-3 बातें तो आपको मान के चलनी पड़ेगी। ये कहीं जब ईरान की बात आती है, आज तक ये सोचे आप, ईरान ने एनपीटी साइन करी हुई है। ईरान आज तक न्यूक्लियर हथियार बना नहीं पाया। ईरान ने कोशिश 6 बार कर ली है। उसकी वजह है इजराइल। जब भी वो हथियार बनाने के करीब आता है, या तो काइनेटिक हमला किया या साइबर वारफेयर से किया, आज तक वो बना नहीं पाया। मगर अब वो बहुत करीब था। आप 2015 की बात करो, JCPO की, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, P5+1 ने साइन की थी, 5 परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी। मगर 2018 मेरे को एक बात बताइए ना, लोग एक सवाल पूछते हैं, ये जवाब मिलना चाहिए उनको। वो कह रहे हैं भाई साहब ये बताओ, अमेरिका ने परमाणु बम बनाया, जापान पे चला दिया, और वो कह रहा है वो जिम्मेदारी की बात कर रहा है परमाणु बम को लेके कि जो जिम्मेदार देश नहीं है उसके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। जिम्मेदारी अपनी तो देख ले, अपने गिरेबान में तो झांक ले, दूसरे की वो कैसे तय कर रहा है? देखो, ये तो मानना पड़ेगा अमेरिका के हरदम डबल चेहरा रहा है। मगर आप एक चीज तो मान के चलो ना, एक देश दूसरे देश के कह रहा है इसके लिए सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है, एग्जिस्टेंस की थ्रेट तो नहीं देगा। आज एक बात और सर, आज भारत में जो विपक्ष है उसकी तरफ से एक लेख आया है, और पीके श्रीवास्तव सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसमें ये कहा गया कि जो परमाणु शक्ति संपन्न इजराइल है, वो परमाणु शक्ति संपन्न जो नहीं है ईरान, उस पर हमला करके कह रहे हैं तुम बनाओगे नहीं। ये वाली बात कैसे समझ में आती है? और ईरान हमारा भी दोस्त रहा है। तो इसको समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी। ईरान के ऊपर जो पहला वो आक्षेप है कि हिजबुल्ला, हमस और हूती, जो 3 टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनको वो नर्चर करता है, उनको वेपन सप्लाई करता है, उनको वो सपोर्ट करता है और उनको वो पूरा ट्रेनिंग देता है। ये है कि नहीं है? ये सबको पता है। तो वो देश जो ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यूज कर रहा है एज ए स्टेट पॉलिसी, उसके पास परमाणु नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो टेररिस्ट के हाथ में। तो फिर पाकिस्तान के पास क्यों होने चाहिए? यस, आपने ठीक कहा, पाकिस्तान के पास भी नहीं होने चाहिए। और आप ही के शो में हम लोगों ने कहा था, पाकिस्तान के पास जो बम है उनके ऊपर यूएस का पूरा कब्जा है। तो ये खबर देख लीजिए जरा, इजराइल के पूर्व डेप्यूटी रक्षा मंत्री मेयर मसरी की पाकिस्तान को धमकी, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए हमला करने की बात कही। मसरी ने सोशल मीडिया पर दी पाकिस्तान को धमकी। बेंजामिन नेतन्याहू पहले कह चुके हैं, ये भी कह रहे हैं, मतलब अगली बारी पाकिस्तान की है क्या? बिल्कुल। देखो, मैं एक चीज बताऊं दिनेश, इसमें एक चीज समझनी चाहिए। बार बार यही बात आ रही है कि जब इजराइल न्यूक्लियर हथियार बना सकता है तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इजराइल ने कभी कहा कि ईरान एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मगर ईरान ये कहता है कि वो इजराइल को मानते नहीं, दे हैव नो रीजन टू सर्वाइव। इसका मतलब तो ईरान कहता है कि इजराइल उधर 2 स्टेट सॉल्यूशन को क्यों नहीं मानता? बिल्कुल नहीं। वो आगे आप थोड़ा एक इसको सुन लो, फिर आपको एक थोड़ा समझ आए। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, ईरान एक बहुत बड़ा देश है। अगर दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और तो डरता है ईरान से इजराइल, क्योंकि अगर इजराइल न्यूक्लियर हथियार डाल भी देगा ईरान पे एक, तो ईरान पलटवार करेगा, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और वो छोटा मुल्क है, उसके पास बचेगा नहीं, उसके पास नहीं, उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर हथियार भी इजराइल पे कर दिया, इजराइल तो खत्म है, तो उसके बाद तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं। इसलिए इजराइल कहता है कि हम कभी भी न्यूक्लियर हथियार ईरान को नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान चिंता कर रहा है इन दिनों, पाकिस्तान चिंतित है, जायज चिंतित है क्या? बिल्कुल चिंतित है। और पाकिस्तान, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान तो अपने को हर चीज से हाइफनेट करता है। अब उसने चिंता करना शुरू कर दिया, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लंच खा के आया, बोला हम चिंता कर रहे हैं। ये वाली बात तो हो गई अलग थलग, लेकिन जो उसमें बात उठती है कि इजराइल जो है क्यों इतना चिंता करता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर उसके पास परमाणु बम हो सकता है तो इसके पास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ईरानी सोच आपको पता है, ईरानी फिलोसफर्स है जितने जो लोग लिखते हैं, उनका ये सोचना है कि यहूदीज उनका कोई देश नहीं है, वो हर देश में बिखर के रहते हैं। ये उनकी सोच है। मैं एक डॉक्टरेट जो है, एक फिलोसफर, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि यहूदी उसमें लिखा है, उनके टोरा में लिखा है कि देयर शुड बी नो कंट्री वेयर यहूदीज लिव। तो उन कंट्री उनको डिसअलाउड है। जो जर्मनी में थे उनके साथ होलोकॉस्ट हुआ। राइट। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपना जमीन ढूंढी है, बनाई है, उसका हुआ है, अब उसको लूज नहीं करना चाहते, उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अगली खबर देख लीजिए।
इजराइल ईरान जंग पर ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा, इजराइल का हमला रोकना बहुत मुश्किल। इसके मायने क्या है सर? इजराइल को हमला रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। हाँ। क्योंकि इजराइल को ये थ्रेट जो है हाँ। कि अगर हमने उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दिया, आपने देखा रॉकेट्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच हाँ, पहुंच रहे, रहे जहां उसके अंदर आपने न्यूक्लियर टिप दी, क्या बचेगा? हाँ, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इजराइल मरते दम तक ईरान की इस कैपेबिलिटी को खत्म करेगा। उसने कैपेबिलिटी खत्म करने की बात की है, देश खत्म करने की बात नहीं की है। ये मुद्दे की बात ये है। लेकिन ईरान क्या कहता है? इजराइल को एग्जिस्टेंस का हक नहीं है, वो फिलिस्तीनियंस का है। यहां पर युद्ध चल रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। और इजराइल के सामने सरेंडर मोड में है ईरान। ईरानी राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, अमेरिका के पास युद्ध रुकवाने की ताकत, ट्रंप के एक फोन पर युद्ध रुक सकता है। ये कौन सी नई बात है जो आप कह रहे हैं? तो दुनिया को पता है, लेकिन ट्रंप ने तो कह दिया मैं नहीं रोकूंगा। हाँ। देखो, बात ऐसी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। अगर ये लड़ाई चलेगी तो वो उसकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करेगा। इसमें एक ही बात आती है कि जो फार्दो में अभी है, जहां पर उसके न्यूक्लियर हथियार 80 से 90 मीटर दूर हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका की हेल्प चाहिए। GBU-57 जो बॉम्ब है उसको B-2 बॉम्बर से करते हैं, वो भी 61 मीटर तक। तो सर अगर ये GBU जाके वहां गिरा दिया गया, B-52 ने गिरा दिया, तो ये अमेरिका की मुलव्विस है, ये माना जाएगा? अमेरिका भी शामिल हो गया, ये माना जाएगा? यही तो है। नहीं, और वो एक और प्रॉब्लम है, उस B-2 बॉम्बर्स को पायलट भी अमेरिकाई के चला सकते हैं। अच्छा। डिगो ग्रेसिया में जब भी तो कहने में एक थोड़ा आगे। इसके बाद अगर उसको टैंडम में इस्तेमाल करो 60 बाई 60 तो कर सकता है। मगर सच्चाई क्या है कि बाई चांस 14 दिन के अंदर अगर कोई बातचीत होती है, मुझे लगता है बातचीत सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि अगर ईरान राइटिंग में दे दे कि वो न्यूक्लियर हथियार आने वाले टाइम में नहीं बनाएगा, मुझे लगता है। तो ये राइटिंग में, NPT राइटिंग में और राइटिंग में, मतलब एक बार और राइटिंग में, 3-4, ये कई बार राइटिंग में देने के बाद भी क्या वो बंद करेगा? एक बड़ा सवाल। युद्ध में इजराइल ने उतारा बराक एयर डिफेंस सिस्टम, ये खबर देखिए, उसके बाद समाप्त करना होगा। ईरानी मिसाइलों को भेजने में सक्षम बराक, पहले ही दिन 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए। और ये बराक हिंदुस्तान को इजराइल से मिले हुए हैं। बराक जो है हम भी इस्तेमाल करते हैं। ये आज यहां प्रतिशोध में आपसे मैं चाहता हूं, बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, प्रतिशोध जारी है, लेकिन आगे मैं जानता हूं आपके भी सवाल हैं, उनके जवाब दूंगा एक्सपर्ट से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर, जय हिंद।